प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के इस प्रोग्राम में हम जिन टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले वजीर आला की मावने खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट से तलखी के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी एसी के साथ खड़ी हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मजम्मत कर दी। क्या नाकिस कारकर्दगी पर पब्लिक सर्वेंट से बासपुर्स नहीं हो सकती? क्या ब्यूरोक्रेसी पीटीआई हुकूमत के सामने खुलकर खड़ी हो गई है? इसके अलावा बात करेंगे एफआईए जहांगीर तरीन केस की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। सेशन कोर्ट ने एफआईए के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। रिलीफ न मिलने की सूरत में जहांगीर तरीन ग्रुप ने पंजाब बजट की मंजूरी में रुकावट डालने का प्लान बना लिया। वजीर आजम से मुलाकात के बाद तरीन को रिलीफ के रास्ते मिलने लगे। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की बिगड़ती सूरत हाल पर। काबीना में परेशानी। काबीना की तशवीश के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी सफारती अमले को 7 मई को आफिया सिद्दीकी से मिलने की इजाजत दे दी। आफिया सिद्दीकी के हवाले से काबीना इजलास में क्या बातचीत हुई? दूसरी जानिब हुकूमत ने ई वोटिंग के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। 160 अरब रुपए की मशीनें खरीदी जाएंगी। मशीनें लोकल होंगी या बाहर से खरीदी जाएंगी? विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी, इस पर बात करेंगे। वैसे तो आज की स्टोरीज बड़ी स्टोरीज हैं और इन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि क्लासरा साहब जो कैबिनेट सेशन की इनसाइड स्टोरीज हैं वो हमारे साथ शेयर करें। कल फिर कैबिनेट का इजलास है और हमारे पास दो बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी स्टोरीज़ हैं जो मेरा ख्याल है आपके साथ शेयर करनी बनती हैं कि पिछले कैबिनेट के इजलास में क्या हुआ है, कुछ उसकी डिटेल्स आई हैं। जो बड़ी खबर है वो आपको पता है सोशल मीडिया पर चल रही थी कि आफिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं शायद कोविड की वजह से या किसी और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से सीरियसली उनके बारे में कुछ र्यूमर्स थी, कुछ चीज़ें थी। तो मैंने ज़रा इसको कुछ चेक किया मैं कि कैबिनेट में इस पर क्या गुफ्तगू हुई। तो कैबिनेट में बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है। शीरी मज़ारी साहिबा जो है मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स की, तो उन्होंने कैबिनेट के इजलास में मसला उठाया। उन्होंने कहा जनाब कि अब तक इतलात ये आ रही हैं कोविड की सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है और उनकी आफिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं उनके भी कोई हमें खबरें नहीं आ रही। और आपको पता होगा इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले जब से हुआ था वाक़या हुआ था जनाब मुशर्रफ के दौर से वो मुसलसल ये कहते थे कि आफिया सिद्दीकी को हम वापस लाएंगे। नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे, 5 साल गुजर गए। अब इनके भी थे। इमरान खान साहब इस मामले कंसिस्टेंट थे, बड़े कंसिस्टेंट, बड़ी तकरीरें भी थी उनकी बहुत सारी। सो जब कैबिनेट का इजलास हुआ है तो सिर्फ एक मिनिस्टर ने आउट ऑफ 60 वो शीरी मज़ारी साहबा ने इशू टेकअप किया कैबिनेट में। उन्होंने कहा जनाब कि ये इतलात आ रही हैं उनकी हेल्थ के हवाले से, तो हमें कि हमारा जो एक इस पर स्टांस था कि फौरी तौर पर हमें 2-3 काम करने चाहिए। अमेरिकन को कहना चाहिए कि जनाब के ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे आप आफिया सिद्दीकी को रिहा करें। नंबर 1, अगर वो रिहा नहीं भी करते उनको, उनकी अपनी एक पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिकन कहते हैं कि वो अमेरिकन नेशनलिटी ले चुकी थी, लिहाजा अब हम अपने शहरी को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है कि मेन रीज़न ये भी है। एक वो कहते हैं हमारी अमेरिकन शहरी उन्होंने नेशनलिटी ली थी, हम उनको उठा के पाकिस्तान के हवाले कैसे कर दें। सो एक उस पर इशू था जिस पर शीरी मज़ारी साहबा ने यह कहा। उन्होंने कहा फिर एक और तीसरा काम हो सकता है, कम अज़ कम हमारे हुकाम जो है फॉरेन ऑफिस जो है ये जाके आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करे और कुछ उसके हालात जो है ना लेटेस्ट जो हैं जाके पूछे, पता करे कि किस कंडीशन में है तो वो कैसे है। तो सो उनका अकेला एक जिसने किसी ने उठाया इस मामले को कैबिनेट में वो सिर्फ शीरी मज़ारी ने उठाया। और आउट ऑफ अदर्स में चीज़ें की और भी मैंने चेक की हैं और किसी ने भी बात की इस मसले पे, तो और कोई वज़ीर जो है ना इस मामले पे वो कोई खातिर खा उस पर बात क्या खातिर खा क्या उस पर खामोश रहे। वज़ीर ख़ारजा भी उस पर खामोश रहे हैं, शाहमूद कुरैशी साहब। इवन अब आप मुझसे पूछ लें इमरान खान साहब ने कोई बात की, तो मेरी जो ठोस इतला है कि इमरान खान साहब ने भी इस मामले पर कोई बात नहीं की और ना इस बात को आगे बढ़ाया गया कि इसके बाद फर्दर हमारा क्या होना चाहिए। खैर कैबिनेट में जो चीज़ें होती हैं वो उनके ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होते हैं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, नोट्स वगैरह भेजे जाते हैं या वो लिए जाते हैं। तो मैंने इसके बाद टेलीफोन किया जो यहाँ ज़ैद हफीज़ चौधरी साहब हैं फॉरेन ऑफिस के तर्जमान हैं। जी बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कैबिनेट के पिछले इजलास में आफिया सिद्दीकी साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई है, तो आप ज़रा बताएंगे कि आप लोगों के पास कोई फॉलोअप के तौर पर कोई डिटेल्स आई हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ हम ऑलरेडी मुसलसल राब्ते में रहते हैं। वो जो हैं आफिया सिद्दीकी हैं उनको काउंसलर एक्सेस उन्होंने दी हुई है, हम उनसे राब्ते में रहते हैं। तो मैंने कहा जनाब कि जो शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा है कि आप लोगों को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से उठाना चाहिए मामला दोबारा रिहाई का, तो उन्होंने कहा जनाब ये हमारी ऑलरेडी हमने कई दफ़ा ये बात कही हुई है मुसलसल, या अमेरिकन के पास हमारी ये रिक्वेस्ट ये पड़ी हुई है। एक चीज़। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि कैबिनेट में जो कुछ होता है हम उसको फॉलोअप के तौर पर करते हैं। जो बड़ी खबर उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने उसको कन्फर्म किया है ज़ैद हफीज़ चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा जनाब कि इसके फॉलोअप के तौर पर हमने अमेरिकन से दोबारा रब्ता किया है। उन्होंने 7 मई को
अच्छा। उन्होंने 7 मई को आफिया सदीकी के साथ हमें मिलने की इजाज़त उन्होंने दे दी। सो हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो आफिया सदीकी को 7 मई को जेल में जाकर मिलेंगे और उनकी कोविड की सिचुएशन भी देखेंगे और दीगर चीज़ें भी देखें। अब उनकी फैमिली की जो रिक्वेस्ट है वो अब फॉरेन ऑफिस ने आके उन्होंने मूव की है या नहीं की, इस पे खैर उन्होंने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया। बहरहाल कैबिनेट में एक अच्छी चीज़ ये है कि चलें, उन्होंने शेरी मज़ारी साहब बने बीइंग ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, उन्होंने इस मामले को उठाया, लेकिन ये कैबिनेट ने इस पे ऐसा अपनी तरफ से उन्होंने साफ ज़ाहिर है उन्होंने उनकी ब्रीफिंग में भी आपने सुनी होगी कि फवाद चौधरी साहब ने जिक्र इसका नहीं किया या दीगर इश्यूज़ पे भी नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर इशू ज़्यादा उठाया जाए तो हमारे पे बर्डन आ जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं इतनी तकरीरें की हुई हैं कि मैं छुड़वा के लाऊंगा तो वो छुड़वा के नहीं ला सके। बहरहाल फ़ॉरेन ऑफिस ये कहता है कि हमने फॉलो अप किया है और 7 तारीख को इसको वो कर रहे हैं, हम उनकी मुलाकात हो रही है। एक तो ये बड़ी खबर थी उस हवाले से। दूसरी जो बड़ी खबर है कैबिनेट के हवाले से मेरा ख्याल इक्वली इंपॉर्टेंट वो है ई वोटिंग के हवाले से, जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी है, हम उसको फॉलो भी करेंगे कल परसों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ है। वो कहते हैं मुमकिन नहीं है। अच्छा। लेकिन कैबिनेट इमरान खान साहब तुले हुए हैं कि नहीं ये मुमकिन भी है और हमें इसको विद इन 30 डेज हमने कराना भी है। अच्छा। सो आज जो बाबर रमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले कैबिनेट के इजलास में फिर एक दफ़ा उस पर बैठ के इस पर बहस हुई है बाकायदा, और इमरान खान साहब इज़ वेरी कीन वेरी पर्टिकुलर कि कुछ भी हो जाए ये आपने हर सूरत में नेक्स्ट 30 डेज में मुझे 3-4 चीज़ें आपने करके देनी। नंबर 1, ऑलरेडी उन्होंने 28 करोड़ का कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट अप्रूव किया, वो हम खबर ब्रेक कर चुके हैं। उसमें 20 करोड़ रुपया कंसल्टेंट को देंगे ये, और जो क्या है ये स्पेनिश कंसल्टेंट है उसको देंगे। 8 करोड़ के बाकी इनके वो हैं, इनके वो क्या कहते हैं, जो आप कंप्यूटर लेने हैं तो हार्डवेयर लेना है तो सॉफ्टवेयर लेना है या कुछ आपने स्टाफ रखना है, 8 करोड़ उनके लिए रखा गया है। 20 करोड़ रुपया कंसल्टेंट के लिए, उसकी अप्रूवल ईसीसी भी दे चुकी है, कैबिनेट भी उसकी अप्रूवल दे चुकी है। आपके लिए वैक्सीन के पास पैसे हैं या नहीं है, कंसल्टेंट के लिए पैसे बहरहाल इस वक्त हैं आपके। अगला स्टेप उन्होंने ये बताया कि कैबिनेट में जो बड़ा इंकशाफ किया गया है कि टोटल आपको 8 लाख आपको ई वोटिंग की मशीनें लेनी पड़ेंगी, उसके इलेक्ट्रॉनिक मशीनें 8 लाख। अच्छा। उनका जो एस्टिमेट लगाया गया 8 लाख का वो है 160 बिलियन रुपीज़। अगर आपने 8 लाख मशीनें इंपोर्ट करनी है, बाहर से मंगवाएं, तो 160 अरब रुपए आपको इसके लिए चाहिए, फिर जाके ई वोटिंग हो सकती है। तीसरा ये था कि कोई कानून इजाज़त नहीं देता इसकी ई वोटिंग की भी, और प्लस कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, हाउस में अक्सरियत है नहीं इनके पास, इमरान खान साहब के पास उस तरीके की कि 2/3 के जरिए चेंजेस करवाएं। सो फैसला किया गया है कि पहले फौरी तौर पर आर्डिनेंस के जरिए चेंजेस लाई जाएँ, दोनों। अच्छा। आर्डिनेंस लाए जाएँ, और उसके लिए ये कुछ आर्टिकल हैं जिसका जिक्र आज बाबर रमान साहब ने भी किया। ये भी कैबिनेट में उन्होंने बाबर रमान साहब के जिम्मे लगाया था कि दोनों चेंजेस करें, और कैबिनेट कमेटियाँ लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है ना उसको कहा गया कि आप फौरी तौर पर, जिसको फ़रोग नसीम साहब चेयर करते हैं, कि आप इसको बैठें, देखें, इसका ड्राफ्ट बनाएं, ड्राफ्ट बनाने के बाद इसको फौरी तौर पर इसका पहले आर्डिनेंस इसका जारी करवाएं, और फिर इसकी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि हाउस से हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन 160 बिलियन रुपीज़ की ये भी साथ में कहा गया कि अगर हम लोकली तौर पर इसको हम प्रोक्योर करें या मैन्युफैक्चर करें तो 160 रुपये बच सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ ये कैपेसिटी है कि लोकली तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वोटिंग के लिए हम बना सकते हैं? मुझे नहीं पता इसका एब्सोल्युटली। सो आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी या लोकली तौर पर आपने प्रोक्योर करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये बात के इश्यूज़ हैं। बहरहाल ये वो थी डिटेल जो 2 कैबिनेट इजलास की बड़ी खबरें थी कि आफिया सदीकी पे भी क्या वहाँ पे डिस्कशन हुई। गुड थिंग कि दे डिस्कस द इशू। एंड द सेकंड वन इज़ 160 अरब रुपया जो है आपको ई वोटिंग के लिए कराना पड़ेगा अगर आपने मशीनें बाहर से मंगवाई। लोकली कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, नहीं सॉरी मैन्युफैक्चर करते हैं, ये करते हैं, आमिर साहब से ज़रा पूछें कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ये 2 चीज़ें बड़ी खबरें जो स्टोरी की है। बात ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं और इलेक्शन जो हैं, पिछले 2 इलेक्शन जो हैं, नेशनल इलेक्शन 2013 और 18, वो दोनों कंट्रोवर्सी हो गए हैं, और हमारी सारी पॉलिटिक्स पिछले 10 साल से वो इलेक्शन के धांधलियों के पीछे ही लगी हुई है। और इस वक्त हाल ही में कराची में जो बाई इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर भी लड़ाई चल रही है, सारी पार्टी आपस में गुत्तम गुत्ता हैं, और कोई माहौल नहीं है इस वक्त के इस तरह बड़ा ड्रास्टिक ये जो ये बुलडोज करने जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत ही गैर दानिशमंदी होगी कि इस तरीके से बहस कराए बगैर बुलडोज करके आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए लगाएं। यहाँ पे बड़े ज़्यादा मसाइल हैं। अभी मैं देख रहा था नवाज शरीफ साहब की भी ट्वीट आ गई है, उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का मसला नहीं है, मसला तो है कि पहले सिलेक्टर से कहें
कि वो अगर बाज आ जाएंगे तो इस मुल्क में इलेक्शन ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे तो ये बाकी सारी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। ये लुबे लबाब उनकी मैं उसका देख रहा था। तो अपोजिशन इस वक्त बिल्कुल दीवार के साथ इस इशू के ऊपर तो वो बिल्कुल एक तरफ खड़ी हुई है और उनकी आपस में भी डिविजन्स हैं। और उसमें इसके अंदर लीगल क्वेश्चंस भी हैं कि इलेक्शन कमीशन की राय है, फिर उसकी लॉजिस्टिक्स है, दैन बाकी सारी पार्टियों को लेके जाना है। सिर्फ ये कर देने से कि जी हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम इम्पोज कर देंगे, इलेक्शन बहरहाल सारी पार्टियों का उसके अंदर शामिल बहस होना बहुत ज़रूरी है। और वरना ये बुलडोज करने से कि मुझे लगता है शक सा पड़ता है जिस तरीके से ये कैबिनेट में पेश हुआ है। और ये हम तो नहीं अभी मतलब अपोजिशन खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब इन्होंने किसी पार्टी को हैं कर दिया और उसको ये जल्दी है ये कॉन्ट्रैक्ट देने में, ये इल्ज़ाम शुरू हो गए हैं। उसके बाद इतनी जल्दी में ये चीज़ की जाएगी कि जी ये इसको कर दिया जाएगा, तो फिर ये होता है ये टिपिकल के सुप्रीम कोर्ट में भी, अदालतों में भी केसेस चलेंगे, असम्बली में भी और लड़ाई होगी, मीडिया के अंदर भी बहस होगी। तो ये इलेक्शन जो हैं और उसको कराने का तरीक़ाकार, इस पे बहस, एक मेरी आपकी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन अच्छी है या बुरी है, पर इस चीज़ पे सारे क्लियर हैं कि सबके साथ बहस के साथ इसके ऊपर एक मिनिमम कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है। वरना ये नहीं हो सकता कि एक गवर्नमेंट जो है, एक पार्टी जो है, हुकूमती पार्टी जो है वो कहे और कि जी हम ये ऑर्डिनेंस ले आएँ और इस तरह ही हमारे तरीके से इलेक्शन होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो ये आगे ही कॉन्फ्रंटेशन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी पे थोड़ा सा आमिर साहब ने बात की है तो बड़ी मेरा ख्याल अहम इन्होंने पॉइंट उठाए हैं। एक इमरान खान साहब ने कैबिनेट में ये भी कहा है, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, वेरी कंफर्म्ड एंड वेरी ऑथेंटिक ज़राए, इफ़ एनीबॉडी विल चैलेंज देम आई विल प्रूव इट। वो उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि ये जो ना बड़े डिलेइंग रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से बड़े बहुत शकूक पैदा होते हैं और इन मशीनों की वजह से ये जो है ना वो RTS सिस्टम वगैरह जिसका उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ ने भी कहा कि उन्होंने जी RTS भी पहले फेल हो गया था, मशीनों की वजह से नहीं, मशीनें चलाने वालों का प्रॉब्लम है। सो वो ये कहते हैं कि जनाब इससे फौरी रिजल्ट आएंगे। और दूसरा जो मुझे इमरजेंसी लग रही समझ नहीं आ रही, इन द मिडल ऑफ द कोविड, मतलब है कि आप इस वक्त सारे काम छोड़ के आप इस वक्त 8 लाख मशीनें लेंगे, चाहे लोकली तौर पर भी लें। आखिर मतलब लोकली तौर चलो बहर की मशीन, हाँ एक की जो वो बताई जा रही है तकरीबन कोई उसकी 2 लाख के करीब की, कोई अगर मैं गलत नहीं कह रहा 2 लाख के करीब की बताई जा रही है कि एक मशीन होगी। लोकली खरीदें चले कम की मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे, अभी तक इसका आइडिया नहीं डिस्कशन हुई कैबिनेट में कि लोकली मशीनें जो होंगी वो किस तरह की होंगी, कौन बनाएगा, किसको ठेका मिलेगा कंट्रैक्ट। अगर लोकली नहीं बना सकते और किसी दिन ये ब्रीफ कैबिनेट को दी जा सकती है कि भाई साहब हम तो इस काबिल नहीं है कि 8 लाख मशीनें लोकली तौर पर हम बना सकें, तो फिर जो बात आमिर साहब कह रहे हैं और जो बातें सामने, फिर 160 बिलियन रुपीस का कंट्रैक्ट, 160 अरब रुपए की मशीनें अगर आपने बाहर से मंगवाई तो वो तो फिर बहुत बड़ा तगड़ा एक बड़ा कंट्रैक्ट होगा। लेकिन इमरान खान साहब एक उनके जहन में है कि वो समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में बाहर का वोटर जो है वो मेरे साथ है। और मेरी इतलाह ये है कि ये जो मौजूदा सानिया मिर्ज़ा साहिबा बैठी हैं, मैं किसी वक्त कल ले आऊँगा, इन्होंने न्यूज़ में एक बड़ा सारा आर्टिकल भी लिखा था ई वोटिंग के हवाले से, जो उनकी खासी सीरियस रिजर्वेशन थी इस प्रोसेस पे, इस पे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद बहुत सारा इस पे उन्होंने लिख कर दिया है, इनको प्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि इन द गिवन सिचुएशन ये अभी पॉसिबल नहीं है चीज़ें। लेकिन इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी है कि विद इन 30 डेज मुझे 3-4 चीज़ें चाहिए। ऐसा बात यह है कि दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीन के हक़ में भी बड़े आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं। हमारे बराबर के मुल्क इंडिया के अंदर उन्होंने ग्रेजुअली करते करते इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे चले गए हैं और उनके यहाँ अच्छा खासा हो रहा है और उसके यहाँ भी लिटरेसी रेट कोई हमारे से थोड़े से ज़्यादा बेहतर है। कोई हमारा जैसा मुआशरा है वहाँ पे अमेरिका में भी जर्म ने भी शिकायत भी है, मगर बात इस वक्त ये नहीं है कि होनी चाहिए। ये जिस तरीके से किया जा रहा है और जिस वक्त किया जा रहा है इस पे फड्डा ही फड्डा है। और इम्पोर्टेंट ये कि कंसेंसस नहीं है, दूसरा एक हेस्ट है और कोविड की सिचुएशन है जिसमें प्रायोरिटीज डिफाइन होने की जरूरत है। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी वर्सेस गवर्नमेंट, ये क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और बात करेंगे कल से जो एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस गवर्नमेंट, और जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। पहले आपको दिखाते हैं कि असल में वाकया क्या हुआ, उसके बाद आगे चलेंगे। ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास सूट है यहाँ से उठवाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम उसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो राश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बाकियों के लिए राश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस वकालत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीका कारी नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी। ठीक है जी, ये शॉर्ट हमने आपको सुनाया। आमिर मतीन साहब, क्या एनालिसिस है आपका और किस किस्म की आपको ये इंसिडेंट के बारे में ये इस ख्याल तरह आते हैं? के जो है वाक़यात का दिखाया जाना बड़ा ज़रूरी है कि इससे एक माशरे के अंदर हमारे बहस हो रही है। बात ये एक नई दुनिया आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, तो ये बहसें होती रहती हैं इससे। और ये पिछले 24 घंटे से लड़ाई सोशल मीडिया पे जारी है, जी बिल्कुल। और दोनों तरफ के जो सुरमा है ना वो मैदान जंग में तेगजनी कर रहे हैं, टक 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 लड़ाई चल रही है। और मज़े की बात है कि दोनों तरफ बराबर हैं। इस लड़ाई का फैसला नहीं हुआ कि ये इसमें फिरदौस आशिक अमान सही हैं या एसी साहबा ठीक हैं, बिल्कुल अभी फैसला नहीं हुआ। और वो ऑफ कोर्स जो है फिरदौस आशिक अमान जो हैं वो वन ऑफ फर काइंड हैं। वो बेचारी बड़ी बेचैन है कि उनको यहाँ से इस्लामाबाद से निकाल के उनकी तनज़ली करके लाहौर भिजवा दिया। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे एक चौधरी फवाद साहब हैं, वो तो नहीं किसी को उन्होंने उसके मतलब गिला भी करवाया रिसेंटली फिरदौस बीबी ने कि जनाब इन्होंने मुझे निकलवाया। फिर यहाँ वो गिल साहब बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो उनकी गुंजाइश नहीं है। वो पंजाब में उनको ये टैलेंट है कि वहाँ पे रहते हुए भी वो मुकाबले पे खड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ वो इस तरह की न्यूज़ क्रिएट कर लेती हैं कि जिससे वो लाइमलाइट में हैं। देखें ना 24 घंटे से उन्हीं पे बात हो रही है। दूसरा उन्होंने एक और डबल एज जो सोड मारी है वो ये है कि उन्होंने ये पंजाब में अपना दहशत भी डाल दी है कि जनाब वैसे उनका आप देखें ना वो मावन खसूसी हैं चीफ मिनिस्टर की इतलात पे, उनका क्या काम है कि जाके वो ACDCO के ऊपर है, पर इसके बाद पूरे पंजाब में तमाम ACDC DPO डर जाएंगे कि फिरदौस बीबी जी अगर इधर आई ना तो बचना है इससे। दहशत आ गई ना, पड़ गई इस वक्त, सबसे ज़्यादा दहशत इनकी है। मगर उनको भी आधे जो सूरमा है ना उनके हक में है, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि लोगों का गुस्सा हमारी ब्यूरोक्रेसी इनके रवैयों के भी बहुत ख़िलाफ़ है कि लोग कहते हैं कि इनके मुतल्लिक इनसे तंग हैं। तो इनका वो जो इमेज था, और ये ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए कि आधे लोग उनके ख़िलाफ़ क्यों हैं, क्यों लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं कि इनके साथ ठीक हुआ। आधे से ज़्यादा बल्कि लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना, और बड़े बड़े इनके मुखालिफ भी फिरदौस बीबी के जो है ना कह रहे हैं कि काम इन्होंने ठीक किया, ऐसे ही होना चाहिए लोगों की ना एक किस्म की वो हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये न्यू रूल्स ऑफ द गेम सेट हो रहे हैं ताकि यह पता चले कि इस नई दुनिया के अंदर औरतों से किस तरीके से बात करनी है, अफसरों की कितनी बेइज्जती की जा सकती है, नहीं की जा सकती, आया कि सियासतदान ठीक हैं कि ब्यूरोक्रेट ठीक हैं। तो इस तरह के इसी बहाने जो है मुआशरे की एक बहस चल रही होती है, और ये रोज़ चल रही होती है। एक बहाना होता है, एक आधी वीडियो वायरल हो जाती है, उसके फिर इर्द गिर्द जो है ना समाज के ठेकेदार आ जाते हैं और वो बताना शुरू हो जाते हैं ये। तो मेरा ख्याल है 2, 4, 5, 10 सालों में ये बहस किसी नतीजे तक पहुंच जाएगी और हम सबको पता होगा कि आइंदा औरतों से किस तरह बात करनी है, बच्चों से किस तरह करनी है, मर्दों से किस तरह करनी है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़े अरसे से चल रहा था, पर हमारे यहाँ कभी क्योंकि ये इस तरह सोशल मीडिया की क्रेडिट है कि ये अब फोकस भी आ गया है। रोज़ का एक वाक़या होता है कि आज ही फलानी जगह पे चित्र लग गए, आज ही फलानी कांस्टेबल ने बदतमीजी कर दी। तो ये किसी बहाने बहस जारी है, और ये इंडिया में भी मेरा ख्याल है क्लास साहब ये दिखा रहे थे, आपके पास वो क्लिप है, केजरीवाल साहब का दिखाएं और उसके बाद क्लास साहब का भी व्यू लें। केजरीवाल साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर है इंडिया के, बड़ा वहाँ के पॉलिटिक्स को रेवोल्यूशनलाइज किया है, सरकारी अफसर थे, वो खुद भी सरकारी अफसर थे, तो वो छोड़ के फिर पॉलिटिक्स में आए।
वो लेकर गए थे। इसी तरह सरकारी अफसर उनके भी साथ थे, वो भी कोई मेरा ख्याल है कोई कहते हैं ऑन स्पॉट को विजिट कर रहे। ज़रा केजरीवाल साहब ने अपने अफसरों के साथ क्या सलूक किया, ज़रा वो भी मेरा ख्याल है राणा साहब ज़रा वो भी कौम को दिखा दें कि वहाँ पे भी मिलता जुलता काम है ब्यूरोक्रेसी के साथ। नीचे देख, नीचे देख, रुक जा तू। ये रोज साफ होता है, ये रोज साफ होता है। ये साफ होता है, ये साफ हुआ है। इसको 1 महीने हो गए इसको। अब मैं आपके सामने बोल तो सकता नहीं। बोलने लायक हो ही नहीं। नहीं सर, क्या करूँ? ये सफाई है। मिनिस्टर आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये आप लाइए। How can you talk like this? नो मैम, मुझे This is not about the chief minister. मैम Can't you जब मैं see? मैम 1 सेकेंड, आई एम ऑल्सो अ वोटर एंड अ ग्रेट एडमायरर ऑफ सर। That is all right. वी आर नॉट लुकिंग फॉर योर एडमिरेशन। No, sir. आपको अपना काम करना पड़ेगा। काम करते हैं सर। ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। Can you sit in this? Can you sit in this camera? Hey, just sit in this. जानवर समझा हुआ इन लोगों को, किसी को नहीं घुसने देती अंदर की बच्चे। और आपका ये एटीट्यूड है। चलिए ठीक है क्लास साहब, तो आप ये एक जुमला सिर्फ हाँ, मैं कह please। दूं, दाद दूं कि पॉलिटिशियन को ये पता होता है कि इस वक्त कैमरा ऑन है और ये इशू बनना है, वायरल है, तो वो कह रहे हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये वो नीचा नजर आए। तो फिरदौस में भी कभी एग्जैक्टली पता था कि ये कैमरा ऑन है और ये इशू बनेगा और वो बनवा लिया। अच्छा, उस पर लेकिन मैं फिर भी कहूँगा सोनिया साहिबा ने कंपैरेटिव अगर मुझसे पूछे, उन्होंने मतलब डिसेंट कंडक्ट से एक अच्छे अफसर की तरह उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल की। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत सारे मेरे दोस्त हैं नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ कि वो कहते हैं इज़्ज़त जो होती है ना सर, वो हम जर्नलिस्टों की हो, जजेस की हो, पॉलिटिशियंस की हो, वजीरों की हो, या किसी भी बंदे की किसी भी फील्ड में हो, ये कमांड करनी पड़ती है, आपको Earn अर्न करनी करनी पड़ती पड़ती है। मैं कहूँ जी मेरी इज्जत करें, नहीं करेंगे लोग, आई हैव टू अर्न इट, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत सारे वो कहते हैं 7 दरिया सरा या 7 समंदर या आपके अगर आप कह लें जंगल जो है ना अबूर करने पड़ेंगे। कोई किसी की इज्जत मुफ्त में नहीं करेगा, आपको अच्छा खासा काम करना पड़ता है। सोचने की बात यह है कि इतने सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में वो ब्यूरोक्रेसी से क्यों नफरत करने लग गए हैं। जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने अपने फेसबुक पेज पे जो डाला है, कोई 15,000 के करीब कमेंट्स हैं। वही रेशियो जो आप बता रहे हैं कि मोस्टली लोग जो हैं दे हेट ब्यूरोक्रेसी। वो समझते हैं ये हमें इंसान नहीं समझते, हमारे साथ सही तरीके से पेश नहीं होते। मैं फिर कहता हूँ सारे नहीं होंगे, बहुत सारे अच्छे भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मार्जिन सबको देना चाहिए। जनरल इंप्रेशन, लेकिन एक चीज़ मैंने देखे, काम ज़रूरी नहीं होता कि सारे काम आपसे हो जाएंगे, आप कर लेते होते हैं। आप लोगों को इज्जत के साथ, आमिर साहब को पता है मेरे पास लोग आते हैं, अपने इलाके से आते हैं, वहाँ से गाँव से आते हैं, इधर उधर से आते हैं, ये साउथ से आते हैं, सराय के इलाकों से, समझते हैं मैं बैठा हूँ शायद उनके सारे काम मैं करवा दूंगा। अब मुझे पता है कि 99% में काम नहीं करवा सकता। मैं क्या करता हूँ, ये बता देता हूँ, चलो आज सीक्रेट बता देता हूँ। जिन लोगों को मैं काम नहीं करवा सकता, बहुत सारे होते हैं कि मैं नहीं करवा सकता साहब, तो लोगों को मैं कहूँ तो फिर मेरी अपना जर्नलिज्म कंप्रोमाइज़ होता है। लोग हमें ताने देंगे आप काम करवाते हैं, उनको मैं इज्जत ज़्यादा करता हूँ, अगरचे मैं सबकी करता हूँ। मैं आमिर साहब गवाह हैं, बल्कि कई दफ़ा तो इरिटेट हो जाते हैं, क्या यार दफ्तर को आपने यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ बना के रखा है, रोज़ कुछ 4-5 बंदे आ रहे हैं आपके, उनको चाय पिला दी, उनको इज्जत के साथ उठ के बैठ गया, किसी ने खाना खिला दिया, किसी को बाहर तक छोड़ के आ गया। इतनी उनकी डिमांड होती है। हमारे इलाके एक MNA है, वो इसी वजह से इलेक्शन जीत जाते हैं कि जनाब कि काम हो ना वो साथ चल पड़ते हैं, और उनकी यही मशहूरी है कि सिर्फ साथ चल पड़ते हैं। सो ब्यूरोक्रेसी भी ज़रूरी नहीं होता कि सारे काम लोग आपके पास गलत काम लाते होंगे, वो नाजायज़ लाते होंगे, आप उनको नहीं कर सकते। और आपकी पब्लिक डीलिंग बंदे को फ्रस्ट्रेट भी कर देती है। हमारे साथ हो जाता है, रोज़ लोगों से मिलना जुलना भी आप करते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी लोगों को इज्जत देना शुरू कर दें, उन्हें महसूस होना शुरू हो जाएगा यार ये हमारे ऐसा दुरुस्तगी भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड, अगर खुदा ना खास्ता फिरदौस बीबी की जगह पे वहाँ कोई मर्द होता और ये बात कर जाता, तो हमें पता था कि उसके साथ जो होनी थी और सही होनी थी। इसी बहाने जो है ना एक दुरुस्तगी भी हो रही है कि हमारे मुआशरे के अंदर रवैये काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर, सोशल मैनरिज्म के अंदर जो है कई दफ़ा ठीक नहीं होता। इससे हर इंसान को ये पता चलता है कि अगली दफ़ा एहतियात करनी चाहिए कि किससे बात कर रही हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मसला है वो है आपका बॉस कैसा बैठा, चीफ सेक्रेटरी। माजरत के साथ जवाद रफ़ीक मलिक साहब से मैं क्या मैं अल्फाज कहूँ, इनसे कमज़ोर वीक कोई चीफ सेक्रेटरी मेरा ख्याल तारीख में नहीं आया। आपने कभी इससे पहले आपने नाम सुना है, लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा कि कुछ जवाद यहाँ मलिक यहाँ पे हैं, यहाँ कितने कितने बड़े यहाँ पे वो रहे हैं, बिग वो रहे हैं चीफ सेक्रेटरी धांसू। आप कहेंगे तो कल हम उनका लेके जिनकी इज्जत की जाती है, जिन्होंने इज्जत कमाई है, चीफ मिनिस्टर क्या, गवर्नर क्या, वजीर आजम तक को जरूरत नहीं होती थी उनको कहें कि किसी को हमारे कहने पे हटाएं। अभी ये जो हैं ये तो क्लर्क बन चुके हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी जो हैं
ये क्लैरिक हाँ, इनसे पहले कुछ आए थे, मेजर आजम सलमान साहब आए थे, तो चीफ मिनिस्टर लगता साहब था। का भी यही हाल है। एक आए थे मेजर आजम सलमान साहब आए थे, उन्होंने सूबे को कुछ 3 महीनों में लगता था यार चेंजेस नजर आना चाहिए, सही। आ रही हैं, बड़े अच्छे अफसर आपको लग रहे हैं, पोस्टिंग होना शुरू हो गई थी, उन पे आपके आप उनके के डीसीओस थे, उनके उसके बाद आपके डीपीओस थे, कमिश्नर थे, आपके सेक्रेटरीज थे, उनको बुजदार साहब एंड लाइक साहब हमारी ये मैडम साहबा जो हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि ऐसा चीफ सही। सेक्रेटरी है जो बैठ के सूबे में अच्छे अफसरार, वो अच्छी ब्यूरोक्रेसी जिनको थोड़ी सी बैकिंग दे, जिनको पीछे से सपोर्ट दे कि किसी एमएनए एमपी के कहने पे आपको नहीं हटाएंगे, आप इनको ठीक अगर है। पॉलिटिसाइज करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी का भी कुछ कंसर्न्स हैं जो बड़ी जेन्युइन है, बड़ी ब्यूरोक्रेसी की सीरियस है concerns कि को कैसे भी पॉलिटिसाइज address करके करने आप की लोगों को बिल्कुल। नीचे लगा दिया सारा। बिल्कुल ज़रूरत है। और वापस आके ब्रेक से हम बात करेंगे, आज एफआईए एक इंक्वायरी रिपोर्ट जहांगीर तरीन केस में देने में नाकाम रही है और उस पर अदालती कार्रवाई क्या रही, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मध्य मुकाबिल में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी आमिर मतीन साहब, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड और हम किसी और टॉपिक पे जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मसला है और बात हर तरफ सोशल मीडिया पे इसी हवाले से हो रही है। अच्छा, लोग आप लोगों को सुनते हैं, देखते हैं कि रहनुमाई हो, पॉलिटिकल रहनुमाई हो, वैसे भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आप बता सकें कि सही ओपिनियन क्या है, गलत ओपिनियन क्या है। हम भी ख़वातीन हैं, हम भी काम करते हैं। ये जो एक अनटचेबल्स वाला बिहेवियर है ब्यूरोक्रेसी में या किसी भी और इदारे में जो नज़र आता है, इसको किस तरह से, क्योंकि अभी तक जितनी भी बात हुई है वो बिहेवियर के ऊपर हुई है, कॉन्डक्ट के ऊपर हुई है, ये बात नहीं हो रही कि जो जिस नुक्ते की तरफ निशानदेही करी थी फिरदौस आशिक अमान साहिबा, वो ठीक था या गलत था, और ये जो रवैया था एसी साहिबा का, ये ठीक था इन रिस्पॉन्स? 2-3 चीज़ें। पहले तो कि मुझे कोई अबहम या गलत फहमी नहीं है कि ये लोगों को हमारी रहनुमाई चाहते हैं, वो हमारी लोग रहनुमाई करना चाहते हैं। वो हमें सारा दिन जो सोशल मीडिया पे जो पैगाम मिलता है वो ये कहते हैं कि आप एक प्रोग्राम 2-3 देखते हैं, हम 16 देखते हैं, हमें आपसे ज़्यादा पता है, सो हमें इन्फॉर्मेशन दिया करें, ये ज़्यादा तबसरा ना किया करें। सो लोग पहले है कि लोगों के शऊर को आप अंडरमाइन ना करें, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, हमारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं औरतों वाली जो बात की, मैं यही कह रहा था आपसे जिसारत करके कि ये फिरदौस बीबी 2 ख़वातीन के दरमियान में ये बहस हुई, ये लड़ाई हुई। लेट्स से अगर उनमें से एक मर्द होता, इधर वे, चाहे फिरदौस बीबी की जगह पे या सदर बीबी की जगह पे होता, तो ये बहस टोटली डिफरेंट होनी थी। और मैं ये भी नहीं ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गलत होना था। ऑफ कोर्स हमारे माशरे में औरतों के साथ बहुत जुल्म व सितम होता है, बहुत ज़्यादा वो एक दबाया हुआ तबका है। तो इस तरह के 1-2 वाक़या से जो वो आ जाती है कि किसी औरत के साथ बदतमीज़ी हो रही है, किसी औरत के साथ हुआ है, उससे थोड़ी सी अक्कासी हो जाती है, थोड़ी सी पजीराई हो जाती है। इससे ये नहीं कि ओवरनाइट हमारा मुआशरा ठीक हो जाएगा। ये सदियों से हमें औरतों को दबाने की आदत पड़ी हुई है और हमारे अंदर ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, स्ट्रक्चरली मौजूद हैं, स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। तो ये अभी इससे हाईलाइट हो रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, बड़ा मसला है कि हमारा मुआशरा, मैंने कहा, एक नए फेज़ में आ गया है। सोशल मीडिया में आप देखिए ना, 4G 5G चल रहा है, वो हर वक्त बैठे बच्चा जो है वो अमेरिका भी देख रहा है, यूरोप भी देख रहा है, इंडिया भी देख रहा है, सारा कुछ उस पर अवेलेबल है। तो उस पर आप वो पुराने मशरकियत आप अगर नाफिज करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे कि नहीं मेरे अब्बा जान इस तरह कहते थे, मेरे दादा जान इस तरह कहते हैं, तो उसको जवाब चाहिए। तो ये सोशल मीडिया में ये बहस चल रही है कि कंडक्ट करने के न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कंडक्ट का तरीका क्या है, बातचीत का क्या तरीका है, कितना आपने अदब करना है, मगर ये भी नहीं कि अदब की वजह से आपकी शख्सियत को दबा दिया जाए। औरतों का मसला है कि औरतों को यही कहा जाता है ना, मशरकियत के नाम के कई दफ़ा और इस तरह की हवाले दे के कई दफ़ा औरतों के टैलेंट को अंडरमाइन किया जाता है, उनको मौका बराबरी नहीं दी जाती है। तो ये किसी भी करेक्शन है। लास्ट में ये कह दूँ कि मैं फिरदौस बीबी को ज़रूर क्रेडिट दूँगा, आप उनको दाद तो देना। हम तो बहस एक तरह इसको माशरती लेवल पे इसकी डिस्कशन शुरू कर दी है। एकेडमिक, आप देखें एकेडमिक में चले गए
उन्होंने कमाल देखे हैं कि एग्जैक्टली उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने बाजार के अंदर गए और आम लोगों के साथ घुल मिल गए, तो पूरे पाकिस्तान में पूरी पीटीआई में किसी को अक्ल नहीं आई कि उनका रेप्लिका पंजाब के अंदर कि लोगों में जाके आप देखें ना, लोगों का दर्द बांटना और ख्याल रखना कि वहाँ फ्रूट मंडी में फ्रूट सही नहीं बिक रहा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम अपना नहीं कर रही, तो चीफ मिनिस्टर तो इस वक्त वर्चुअली वही हैं। अभी तो मैंने कहा ना उनकी दहशत हो गई है, इसमें बुज़दार साहब तो गायब हो गए। अब ये उन्होंने मैसेज दिया है पहले कि बुज़दार साहब की पंजाब दहशत थी। यहाँ पे अगर इस्लामाबाद में इमरान खान चला रहे हैं तो पंजाब में मैं चला रही हूँ, मैं निगहदाश्त कर रही हूँ, मैं पीटीआई के मफादत को चेक कर रही हूँ, मैं मार्केटों में Yeah, जा at रही least I have हूँ a और say, मैं I have a डीपीओ और presence. डीसीओ को उन सबको डांट रही हूँ कि ठीक है। तुम लोग पार्टी का काम नहीं कर रहे। और आई एम श्योर उनको उस पर पार्टी के अंदर जो है आला क़यादत की तरह से बहुत सराहा गया होगा। और ये आप और मैं जितनी मर्जी उनके खिलाफ भी बातें कर लें, कुछ तनकीदी पहलू भी निकाल लें, मगर पार्टी के अंदर ये सराहा गया है और वो एक बुज़दार साहब की जगह पे मिस्टर चीफ मिनिस्टर के तौर पे उभर आई हैं। ठीक है क्लास साहब, क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आपके आमिर साहब को ना कुछ सोशल मीडिया से और नई टेक्नोलॉजी से कुछ ज़्यादा ही होप्स हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस ठीक है बात से नागुज़ीर होते हैं, हमें एडजस्ट करना होता है। या जितना ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया आने के बाद लोगों की लाइफ से ये फ्रस्ट्रेट हुई हैं, उनकी लाइफ में अनरेस्ट आए हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आना शुरू हुए हैं, लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, अब्यूज़ शुरू हुई हैं, दोस्तियाँ ख़राब हुई हैं, पोलराइजेशन हुई है। इससे पहले अगर आप उससे चले जाए प्री और पोस्ट देख लें ना सोशल मीडिया इवेंट जो हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे लोग आज भी, हमारी तो मजबूरी बन गई है ना कि क्या करें कि हम उस फील्ड में हैं जिसमें हम छोड़ नहीं सकते। मोस्टली लोग जो हैं वो इसको क्विट करना चाहेंगे सोशल मीडिया के, क्योंकि जो बात इन्होंने की है ना कि लोग बड़े सीख रहे हैं, लोग लर्न कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं उसकी लर्निंग जो है, ये लर्निंग है। एक आमिर साहब ने ट्वीट किया हुआ था, किसी को सालगिरह की मुबारकबाद दी हुई थी इन्होंने कल परसों, उससे पहले इन्हें वार्न करना पड़ गया कि आज ही दिया था, आसमान शिराजी की बर्थडे पे विश कर दिया था। उन्होंने कहा जनाब अब अगेन आपके लोग इतना जल्दी सीख रहे हैं, तो आमिर साहब को विश करते हुए इतनी बड़ी वार्निंग और रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ गई? खुदा के लिए कहना कुछ नहीं आपने। इतनी नेगेटिव हो चुकी है सोसाइटी आपकी, इतने नेगेटिव लोग हो चुके हैं। इस पे हम किसी वक्त फिर बात कर लेंगे। ठीक है, इस पे सिर्फ बात पाकिस्तान करने का की मसला नहीं है, जरूरत है। इसी पे भी देख लें, एसी साहबा के फिरदौस साहब है, दोनों साइड से गालियों का ये एक्सचेंज हो रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रही। आमिर साहब डिबेट कर रहे हैं ना टीवी पे बैठ के, बिल्कुल। अब सोशल मीडिया पे जाए, गाली से काम कोई बात ही नहीं कर रहा, दोनों साइड गालियों के बाद उनका तबादला हो रहा है, गाली में कौन ये जीत रहा है? मौजूद जारी इस पे रहेगा। बात करेंगे प्रोडक्टिव हम डिबेट सारी। होने की जरूरत है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।